अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने लगे हैं। ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स जो है अपलोड कर चुके हैं रिवीजन और टेस्ट सीरीज का केमिस्ट्री 9th क्लास फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स 2026 प्रिपरेशन के लिए। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रोडक्ट टेबल एंड प्योरिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और अगर हम कंटेंट की बात करें तो ये सारे कंटेंट्स ही इसमें समेटिव टाइप के हैं, तो ये भी चैप्टर हमारा फुल चैप्टर ही इंक्लूड होगा, कोई पार्ट हम इसमें से स्किप नहीं करेंगे, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्ट टेबल का कि प्रोडक्ट टेबल एक्चुअली है क्या। इसमें से अगर हम पॉइंट्स निकालें तो कुछ डेफिनेशंस इसमें से इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन है कि अगर हम सिस्टमैटिक अरेंज एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्म के अंदर टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दे तो उस टेबल को आप कहते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ से आपने प्रिपेयर करनी है। और साथ एक एमसीक्यूज है कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिस्कवरी हुई थी बाय मोज़ले इन 1913 के अंदर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट टेबल वाला, इसमें डेफिनेशन, एक एमसीक्यूज और एक और चीज साथ जो यहाँ पर आएगी वो है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के अंदर। ठीक है, एक पीरियोडिक मैनर के अंदर। तो यहाँ से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और प्लस एक एमसीक्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट था, वो हमने आपको मार्क करवा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें भी कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। जैसे ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें 2 डेफिनेशंस बनेंगी, एक पीरियड की बनेगी द हॉरिजॉन्टल रोज, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है हमारा वो हमारे पास होता है पीरियड। और पीरियड होते हैं 2 तरह के, देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है, टोटल 7 पीरियड्स हैं। उसमें से कुछ पीरियड्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं, और वो कौन से हैं? फर्स्ट 3 पीरियड्स आर शॉर्ट एंड व्हाइल रिमेनिंग 4 पीरियड्स आर लॉन्ग। तो यहाँ से शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड की डेफिनेशन आ जाएगी। एक होगी पीरियड की डेफिनेशन, फिर उसके नंबर्स आपने याद करने के, टोटल 7 है। फिर उसके बाद आपको 2 शॉर्ट से डेफिनेशन के शॉर्ट पीरियड क्या होते हैं और लॉन्ग पीरियड्स क्या होते हैं। फर्स्ट 3 पीरियड्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं इस वजह से क्योंकि उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। फर्स्ट वाले में अगर हम काउंट करें तो 2 है, सेकंड वाले में 8 होते हैं, थर्ड वाले में भी 8 है। उसके बाद अगर हम आपको टेबल को शो करते हैं तो फर्स्ट वाले के अंदर जो 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। इसी तरह उससे आगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये टोटल 8 बनते हैं। ये 2 है, ये भी 8 है। यहाँ पर 18 आएंगे, इस वाले में भी 18 हो जाएंगे। उससे आगे जो है उसमें 32 और फिर दोबारा से 32। तो इस तरह ये एलिमेंट्स को आप लिखते हैं। आपको ये टेबल भी याद होना चाहिए। 14 फोर्थ वाले में 18 है, फिफ्थ वाले में 18 है और बाकी 2 के अंदर 32 एंड 32 आ जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट टेबल के आपको नंबर्स याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए रेडी कर सकते हैं आप ये। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ग्रुप और फैमिली की। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो वो पीरियड होता है, और अगर आप टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो वो होता है ग्रुप। तो पीरियड लेफ्ट टू राइट और ग्रुप टॉप टू बॉटम। ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज कॉल्ड ग्रुप और फैमिली। ये डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें भी आपको डिवीजन्स नजर आती है। 2 नंबरिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं। एक है ओल्ड आयुपैक सिस्टम जिसमें आप लेटर ए और बी यूज करते हैं, और एक न्यू सिस्टम है जिसके अंदर आप उसको प्रॉपर नंबरिंग के अकॉर्डिंग देते हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, तो जो पुराना वाला ओल्ड आयुपैक सिस्टम है उसमें लेटर ए और लेटर बी यूज किया जाता है। फर्स्ट 2 ग्रुप्स 1A एंड 2A है, और लास्ट 6 ग्रुप्स जो है वो 3A to 8A है, एंड द मिडिल ग्रुप्स आर इन बी। ठीक है, ए वाले में फर्स्ट 2A, फिर उसके लास्ट वाले जो 6 हैं वो ए, और बाकी जो 10 बीच में बच जाते हैं वो बी के अंदर आते हैं। और जो बाद में जो न्यू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने मेथड दिया उसके अंदर टोटल आप नंबरिंग करते हैं 1 to 18। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करते हैं इस टेबल को, तो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13, ये 14 15 16 17 और फिर ये 18 आ जाता है। और अगर हम उसको आयुपैक के अकॉर्डिंग करें तो ये वाले जो 2 ग्रुप्स हैं ये ए वाले हैं, ये आखिरी वाले जो 6 हैं ये भी ए है। ठीक है, और बीच वाले जो है वो बी ग्रुप्स में आते हैं।
तो ए और बी कैटेगरीज जो है वो आपने यहाँ पर बनानी है। उसके बाद फिर उसमें कुछ नाम भी हैं जो याद करने हैं ग्रुप्स के। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करते हैं तो उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 1 वालों को आप अल्कली मेटल्स कहते हैं। इसी तरह ग्रुप 2 के लास्ट शेल में 2 एलिमेंट्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसी तरह 7 वालों को हैलोजन और 8 वालों को आप नाम देते हैं नोबल गैसेस का। ठीक है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर मेंशन भी है। जैसे ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 17 और 18 आर कॉल्ड हैलोजेंस, ग्रुप 18 और 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं करवाते, इनर्ट होती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ये बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने के लिए मेथड आता है। हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं और उसी से आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। जैसे एल्युमिनियम आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑफ बॉ प्रिंसिपल के थ्रू। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद 3s2 और 3p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपने इस तरह सेपरेट कर लेना है, 3 वालों को अलग, 2 वालों को अलग और 1 वालों को अलग। ये हो जाएगा K, ये है L, ये है हमारे पास M, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड शेल। अगर शेल नंबर 3 आ रहा है तो फिर इसका पीरियड नंबर भी होगा 3। आपको ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो ब्लॉक होता है सबसे लास्ट में जो सब शेल आता है। यहाँ पर अगर 3s होता तो हम s ब्लॉक लिखते हैं, लास्ट में p आ रहा है तो p ब्लॉक इसका होगा। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप नंबर होता है और ग्रुप नंबर आएगा लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 हो गया 3, तो इसका ग्रुप नंबर है 3a। और अगर 3a है, 2 से ज्यादा अगर नंबर हो तो इसमें 10 ऐड करते हैं तो इसका न्यू आयु पैक के अकॉर्डिंगली इसका नंबर 13 बनता है। लेट्स से अगर 1a आता तो उसका ग्रुप 1 ही होता, 2a आता तो उसका ग्रुप होता 2, और अगर वो 3a आ जाता है या 4a आ जाता है तो उसमें आप 10 ऐड करते हैं, 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, और इस तरह ये 18 ग्रुप तक जाना था इसलिए। तो पोटाशियम का आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर्स में ये वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट में भी ऐसा ही है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसका ग्रुप नंबर, पीरियड और साथ ब्लॉक नंबर भी आपने ब्लॉक भी फाइंड आउट करके देना है कि कौन सा वाला है। फिर उसके बाद अगेन एग्जांपल 4.2 में भी यही चीजें हैं, ग्रुप निकालना है, पीरियड निकालना है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है, बस आपने ग्रुप और पीरियड निकालना है। एक चीज चेंज आती है, वो है हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 बनती है। एक ही शेल है तो उसे हम उसका पीरियड नंबर लिखते हैं 1। ग्रुप नंबर अगर हम मेंशन करें तो ग्रुप इसका होगा, बनता तो 2 है लेकिन ये एक नोबल गैस है तो इसलिए हम यहाँ पर इसका लिखेंगे ग्रुप नंबर 8 ए या फिर 18। यहाँ पर ही आती है एक्सेप्शन, जिसमें इसका ग्रुप नंबर होना तो 2a चाहिए था, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट शेल को कंप्लीट कर रहे हैं इसलिए उसको नोबल गैस में इंक्लूड करेंगे। ये एक्सेप्शन है। बाकी फिलहाल आपने हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक आपने सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपने इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना भी बताना है। एक में एक्सेप्शन थी वो मैंने आपको बता दिया साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिर अगेन ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का ही आता है। अब आएंगे हमारे पास ब्लॉक्स। टोटल होते हैं 4 ब्लॉक्स, एस, पी, डी और एफ। अगर लास्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर आ रहा है तो उसे हम एस ब्लॉक कहेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो पी सब शेल, डी में आ रहा है तो डी सब शेल, एफ में आ रहा है तो एफ सब शेल कहते हैं। तो ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स contain their valence electron in s subshell, therefore these elements are called s block element। ठीक है, इसमें जो है s block element में के अलावा एक एक्सेप्शन इनमें हीलियम की है। एलिमेंट अगर 13 से 18 की तरफ जाएं एक्सेप्ट हीलियम आर नॉन एज p block element because their valence electrons are located in the
पी सब शेल। ठीक है, फिर इसी तरह लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथिनाइड जो नीचे बॉटम में 2 रोज होती हैं, उनमें से जो फर्स्ट वाली रो है उसे लेंथिनाइड और सेकंड रो को एक्टिनाइड कहते हैं। ये हमारे पास एफ सब शेल के अंदर आते हैं। और डीप सब शेल की डेफिनेशन, डी ब्लॉक की डेफिनेशन लिखें तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द व्हिच कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल आर नोन एज डी ब्लॉक। और उसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक डी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डी के एलिमेंट्स से याद में साथ ऐड करने। नेक्स्ट इज ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन दी आयन। अगर आयन के ऊपर अगर किसी एटम है तो एटम का तो आपको केस बता दिया। अब अगर आयन आ जाता है तो फिर उनके चार्जेस की बेस पर उनका ग्रुप नंबर हम डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व हुई है, उसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये तो सिंपल वाली है, ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एटॉमिक नंबर 9 के अकॉर्डिंग करें 1s2, फिर 2s2, फिर 2p5 जो सिंपल फ्लोरीन है। लेकिन अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन की बजाय अब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सेम इसी तरह क्लोरीन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज आता है। ये तो हो गया एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये लाइन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है? वो गेन इस वजह से करता है क्योंकि 7 जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर वैलेंस शेल कंप्लीट होता है या हाफ फिल्ड होता है या फिर वो एम्प्टी हो, तो इन 3 केसेस के अंदर वो स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 7 है तो वो ना हाफ है, ना वो कम्प्लीटली है और ना वो एम्प्टी है। इसलिए वो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह सोडियम की बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 पर एंड होती है। अब 3s1 अगर वो लूज कर देता है तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। तो सोडियम +1 की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वहां से कम कर देना है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो अल्कली एटम्स के अंदर आते हैं। जो 2 वाले हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में होते हैं। इन्हें हम डाइवैलेंट कैटाइंस भी कहते हैं। रीजन इसकी ये कि ये +2 चार्ज की वजह से इन्हें डाइवैलेंट कैटाइंस भी कहा जाता है। मैग्नीशियम भी डाइवैलेंट कैटाइन है, इस तरह कैल्शियम भी डाइवैलेंट कैटाइन है। और जिनके ऊपर सिंगल आता है +1 का चार्ज आता है उसे मोनो वैलेंट कैटाइंस कहते हैं। और जिनके ऊपर -1 का चार्ज आता है वो होते हैं मोनो वैलेंट एनाइंस। तो एक मोनोवैलेंट कैटाइन हो जाएगा +1 और अगर नेगेटिव है तो मोनोवैलेंट एनाइंस हो जाते हैं। जो ग्रुप नंबर 8 है प्रीशियस गैसेस, नोबल गैसेस, ये अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इनर्ट है, ये ऑलरेडी रिएक्ट नहीं करती या कम करती है। तो चाल्कोजेंस की बात करें, चाल्कोजेंस ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं या ग्रुप नंबर 6A जो ऑक्सीजन की फैमिली है उसको आप चाल्कोजेंस कहते हैं। ये एमसीक्यूज इसमें से आपने शॉर्ट से निकाल लेने हैं। इसी तरह अगर +2 है तो इसे आप डाइवैलेंट कैटाइन कहेंगे। और अगर ये -2 है तो फिर इससे आप डाइवैलेंट एनाइन कहेंगे। तो डाइवैलेंट कैटाइन और डाइवैलेंट एनाइन, तो 4 डेफिनेशन यहाँ से आपने रेडी करनी है। उसके बाद आते हैं प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। और प्रोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में 2 डेफिनेशन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिपेंड, वो किस चीज पर डिपेंड करती है? केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन और शेयर हो रहे हैं तो वो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बनाएंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पर करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप गिवन ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनके मास के ऊपर, उनके साइज के ऊपर, ठीक है। तो जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, उन पर डिपेंड करेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। Physical property depend on the size of the atom because the size of atom change gradually from top to bottom in a group. Therefore, the element show graduation and of physical property within the same group. तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो करती है डिपेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है साइजेस के ऊपर। अब मानते हैं नेक्स्ट टॉपिक शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे लिथियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर है नेगेटिव चार्ज। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेंगे? इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेंगे ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पर जो आउटवर्ड की डायरेक्शन की तरफ फोर्स लग रही है, जिसे आप रिपल्जन फोर्स कहते हैं, ये रिपल्जन फोर्सेस जो है यही हमारे पास क्या है? शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर सबशेल इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। डेफिनेशन यहां तक आएगी। अब हम आते हैं टॉप टू बॉटम के ऊपर और फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब तक इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे तब तक शील्डिंग इफेक्ट चेंज होगा। इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, लिथियम से बेरिलियम की तरफ, तो लिथियम के पास भी दो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2। इनर इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम के पास है, उसके पास भी सिर्फ दो ही इनर इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों के पास दो दो इनर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है कांस्टेंट। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, लिथियम से बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ आते हैं, तो बेरिलियम टॉप द ग्रुप है, मैग्नीशियम डाउन द ग्रुप है। बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए जब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो टॉप टू बॉटम पर शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो टॉप टू बॉटम में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट में शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है ड्यू टू कांस्टेंट नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आते हैं साइज के ऊपर। साइज पे भी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच में? न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। जैसे लिथियम का अगर हम ड्रॉ करें, लिथियम का न्यूक्लियस, लिथियम के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा उसे हम एटॉमिक साइज कहेंगे। अब एटॉमिक साइज का लेफ्ट टू राइट का भी ट्रेंड है और टॉप टू बॉटम का भी ट्रेंड है। अब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम से बेरिलियम की तरफ, लिथियम के न्यूक्लियस पर चार्ज होता है +3, बेरिलियम के न्यूक्लियस पर चार्ज होता है +4। +4 के जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। कूलम लॉ आपने फिजिक्स के अंदर रीड किया होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है। इसलिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। और इस न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब चार्ज इंक्रीज करता है तो अट्रैक्शन इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है। उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगा क्या कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से दो न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा। और जब डिस्टेंस कम होगा तो हम कहेंगे कि इसका एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और अगर आप यहाँ पर ट्रेंड भी देखें कि सीजियम से आप रेडियन की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, सोडियम से आप आर्गॉन की तरफ जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है। अब इसी का ऑपोजिट चलेंगे टॉप टू बॉटम के केस में। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको एक शेल इंक्रीज करता हुआ नजर आता है। पहले लिथियम के अंदर दो शेल है, तो उससे नीचे सोडियम में 3 होंगे, उससे नीचे पोटेशियम में 4 होंगे, उससे नीचे सीजियम के अंदर 5 होंगे। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं शेल्स इंक्रीज करते हैं। अब शेल इंक्रीज करे तो डिस्टेंस ज्यादा होता जा रहा है। पहला जो शेल है न्यूक्लियस के पास होगा, दूसरा और दूर होगा, तीसरा और दूर होगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो उससे क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
डिक्रीज कर जाएगी। तो शेल इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है तो डिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हम आते हैं कि बताना यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव लार्जर एटॉमिक रेडियस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से, अब मैग्नीशियम राइट साइड पर आता, लेफ्ट साइड पर आता है और एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड पर आता है, राइट साइड पर आता है। तो हमने लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज करता है, तो मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा। सीजियम और कार्बन, सिलिकॉन और कार्बन का, सिलिकॉन जो है डाउन द ग्रुप है, कार्बन अप ऑफ द ग्रुप है, तो सिलिकॉन का साइज ज्यादा होगा और कार्बन का साइज कम होगा। तो इन दोनों में आंसर क्या होंगे, मैग्नीशियम और सीजियम। इसी तरह आपने ऑक्सीजन और सल्फर का बताना है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर आपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, लेट्स से लिथियम है और लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो आपको इसको देनी पड़ेगी एनर्जी। अगर आप इसको एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, तो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे उसे, उस एनर्जी को आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि मेटल जब अपने एनर्जी प्रोवाइड करता है तो मेटल आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उससे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है किलो जॉल पर मोल। एमसीक्यूज में ये आ सकता है, शॉर्ट में तो बहुत ज्यादा डेफिनेशन आती है और साथ ही क्वेश्चन भी लिखने को मिलती है। तो यूनिट यहाँ पर मेंशन है, वैल्यूज आर गिवन इन यूनिट ऑफ किलो जॉल पर मोल। अब हम इसके ट्रेंड पर आते हैं। ट्रेंड है टॉप टू बॉटम का और फिर इसी तरह ट्रेंड हमारा आएगा लेफ्ट टू राइट का। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमने कहा था कि साइज जो है, एटॉमिक साइज, वो करता है इंक्रीज। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हमने साथ डिस्कस की थी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा टाइटली न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं है, उसके बीच में आ गया है गैप, उसमें बीच में फोर्स डिक्रीज हो चुकी है। जब फोर्स डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हुआ है, तो उसके रिजल्ट में जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी डिक्रीज करेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी मेजरली डिपेंड करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। हर वो फैक्टर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा वो आयनाइजेशन एनर्जी को कम करेगा, हर वो फैक्टर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करते हुए हमने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। अगर साइज कम हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। तो अगर हम इसके समरी करें तो क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है इन अ ग्रुप, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट का बनता है। बोरॉन और कार्बन की बात करें तो बोरॉन पहले आता है, कार्बन बाद में आता है, लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड बनता है, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में टॉप टू बॉटम का ट्रेंड बनता है, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और फास्फोरस की कम। आपने बतानी कौन सी थी, स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, तो पहले वाले का आंसर फास्फोरस हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर बोरॉन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेल्फ असेसमेंट 4.7 जो है वो भी आपने इसी मेथड के थ्रू अटेम्प्ट कर लेनी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का तकरीबन इनवर्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एनर्जी थी, उसमें एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब हो रही थी, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को वहां पर रिमूव किया जा रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है।
तो लूज नहीं करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे। तो पहले वो कैटाइन बना रहा था, तो जब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये एनाइन बनाएगा। जैसे नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को मोस्टली गेन करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्स का सिंबल यूज किया है जो नॉन मेटल के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन उसने गेन करना है, एक्स नेगेटिव का साइन आ जाएगा और साथ जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट है वो भी सेम आयनाइजेशन एनर्जी वाला है, किलो जूल पर मोल। तो डेफिनेशन आपने यहाँ से याद कर लेनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द amount of energy released when an electron adds up in the valence shell of an isolated atom to form a uninegative gaseous ion। अब आते हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ट्रेंड के अंदर। अब हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े हैं उनको समराइज करते हैं। लेफ्ट टू राइट में क्या था? लेफ्ट टू राइट में एक हमने कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, दूसरा हमने कहा था कि जो साइज है वो डिक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की हमने बात की थी कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अगर जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है, साइज उसका डिक्रीज कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट था, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करेगा, इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा। जितना वो स्ट्रांगली बाइंड करता है उतना वो स्टेबल होगा, उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। दूसरा है टॉप टू बॉटम का ट्रेंड। टॉप टू बॉटम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज ही करता है, साइज जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज करती है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है वो लेस टाइटली अटैच करेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। जब वो लेस टाइटली बाउंड करेगा तो वो लेस एनर्जी भी रिलीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कम होती है। तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज कर रही है। और टॉप टू बॉटम की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि अगर दो एटम्स ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो एक एटम के पास अगर ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा एक्वायर कर लेगा। जिसके पास ये एबिलिटी ज्यादा है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन भी करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। और इसमें जो आपका ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिसर्चर्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए वैल्यूज का मेथड डिवाइस किया, लाइनस पॉलिंग, उन्हीं के नाम पर पॉलिंग स्केल है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में, और जिसमें हाईएस्ट वैल्यू फ्लोरीन को मिली और वो वैल्यू है 4। ठीक है, अगर हम इस टेबल को ही देखें तो टेबल में भी आपको ये नजर आ रहा होगा कि अगर आप लिथियम से नियॉन की तरफ जाते हैं या फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपसे ट्रेंड पूछा जाए तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। और टॉप टू बॉटम देखें 2.1 से कम होती होती 0.7 पर आ गई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज भी करेगी। लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम सेम वैसे ही ट्रेंड जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। अब कुछ टॉपिक्स रहेंगे हमारे मेटेलिक करैक्टर के बारे में, मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में, करैक्टर और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हर एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट है, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और टॉप टू बॉटम जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लिथियम जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, सोडियम ज्यादा होता है, पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव होता है, और टॉप टू बॉटम जाए तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करने लग जाती है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इन अ गिवन पीरियड और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर केमिकल रिएक्टिविटी। एग्जांपल में आप ग्रुप 1 के बता सकते हैं, लिथियम, सोडियम और हाईली रिएक्टिव मेटल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमसीक्यूज में आ सकती है NS1, और जो रिएक्टिविटी है वो the reactivity tend to increase as we move down the group। ठीक है, लिथियम बीइंग एट द टॉप इज लीस्ट रिएक्टिव, और इस तरह जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है।
है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल। अब यहाँ पर सेम ट्रेंड अगर ऑब्जर्व करें ग्रुप 2 के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम का, तो मैग्नीशियम टॉप ऑफ द ग्रुप है, कैल्शियम डाउन द ग्रुप है। तो जब मैग्नीशियम से आप कैल्शियम की तरफ मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होगी। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछा गया। अब आते हैं मेटालिक रिएक्टर। मेटालिक रिएक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो मेटालिक रिएक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर, जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा मेटल होता है। तो मेटालिक रिएक्टर इज अफेक्टेड बाय इट्स पोजीशन, और ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, एलिमेंट विद मेटालिक रिएक्टर हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ कैटायन। तो मेटालिक रिएक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर डिपेंड करता है, इसलिए जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रो डाउन द मूव ग्रुप मूव करने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है और मेटालिक रिएक्टर भी इंक्रीज ही करेगा। तो सोडियम जो है वो लेस मेटालिक है, पोटेशियम ज्यादा मेटालिक है और लिथियम उससे कम। तो सोडियम से आप लिथियम से अगर आप पोटेशियम की तरफ मूव करते हैं तो पोटेशियम का मेटालिक रिएक्टर ज्यादा होता है। और सेम इसी तरह अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो अगर हम सोडियम से मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मेटालिक रिएक्टर जो होता है वो ओवरऑल लेफ्ट टू राइट जाते हुए सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज करता है। देखिए यहाँ पर शुरू में मेटल है तो उसके एंड में हमारे पास क्या हो गया है, क्लोरीन जो होता है नॉन मेटल। अगर लेफ्ट टू राइट मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम मेटालिक रिएक्टर इंक्रीज करेगा, तो फिर हम नॉन मेटालिक रिएक्टर को भी इसी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका मेटालिक रिएक्टर ज्यादा उसका नॉन मेटालिक रिएक्टर कम होगा। चूज द एलिमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव हायर मेटालिक रिएक्टर। अब सोडियम और पोटेशियम है एग्जांपल 4.6 में, आपने बताना है कि मेटालिक रिएक्टर किसका ज्यादा है। अब सोडियम टॉप दी ग्रुप आता है और पोटेशियम डाउन दी ग्रुप आता है, तो डाउन वाले की मेटालिक रिएक्टर ज्यादा होता है तो पोटेशियम इसका आंसर होगा। और इसी तरह सोडियम और मैग्नीशियम को अगर हम कंपेयर करें तो सोडियम जो है वो पहले आता है और मैग्नीशियम बाद में आता है, तो सोडियम और मैग्नीशियम में से अगर हम चेक करें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कम होती है और इस वजह से सोडियम जो होगा वो ज्यादा मेटालिक होगा एज कम। एक और चीज बल्कि सोडियम और मैग्नीशियम है तो दोनों मेटल, इसके पास 1 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। वैसे अगर जनरली हम एंड तक लेके जाए ना सोडियम से क्लोरीन तक, तब तो मेटालिक रिएक्टर डिक्रीज करता है, लेकिन ये तीनों मेटल है तो इसमें से अगर हम कंपेयर करते हैं तो एल्यूमिनियम का मेटालिक रिएक्टर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम मैग्नीशियम और सबसे कम सोडियम। रीजन इसकी ये है कि एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो होना तो ये चाहिए था कि सोडियम की कम होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आता है तो मैग्नीशियम जो है इसकी ज्यादा होगी। सेम इसी तरह लिथियम और पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की ज्यादा होगी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होता है उसकी हायर होगी और लिथियम की कम होगी, मैग्नीशियम की भी कम होगी। रिएक्टिविटी, डेंसिटी नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे। रिएक्टिविटी क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकता है कि वो नया कंपाउंड जनरेट करे, तो इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन, द कैपेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, रिएक्टिविटी डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर, और वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पर, सेम इसका साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के आउट ओवरऑल फैक्टर्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और साइज का है।
अब हम टॉप टू बॉटम जाएं तो साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो एलिमेंट्स की है वो भी इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आसानी से लूज किया जा सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो एटम जो है वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। अगर आप पीरियड की तरफ जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी कम होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो कुछ जो है वो अगर यहाँ पर एलिमेंट जो राइट साइड पर है हमारे पास वो भी रिएक्टिव है, और एलिमेंट शुरू वाले जो है वो भी रिएक्टिव है। बीच वाले जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, शुरू वाले इस वजह से रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। एंड में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वाले जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी रिएक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो हमारे दोनों तरह के एक्सट्रीम्स मिलते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम का एक ही जैसा ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी का फॉर्मूला अगर लिखिए तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जब टॉप टू बॉटम जाते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू भी साथ साथ डिक्रीज करती है। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी एलिमेंट्स की इंक्रीज करती है, और तो क्यों इंक्रीज करती है? जब साइज इंक्रीज करता है तो मास भी इंक्रीज करता है और साइज भी इंक्रीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब लिथियम से आप सोडियम की तरफ जाते हैं तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही आप एक स्टेप ही आगे जाते हैं तो साइज जो है ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो साइज इंक्रीज करता है और इसके अलावा मास भी उसका इंक्रीज किया। पहले कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, अब ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और जब हम ओवरऑल रेशियो निकालते हैं मास टू वॉल्यूम की तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। डेंसिटी जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो भी चेंज होती रहती है। क्यों? डिग्री मिडल तक वो इंक्रीज करती है और बाद में वो डिक्रीज करने लग जाती है। अब उसकी भी रीजन यहाँ पर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल इट रीचेस अ मैक्सिमम अराउंड द मिडल ऑफ द ग्रुप एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मास जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो जब मास इंक्रीज कर रहा होता है मिड तक तो डेंसिटी इंक्रीज करती है, फिर बाद में जो है वो साइज वापस से मैथ्स जो है इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, साइज जो होता है वो भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता ड्यू टू शील्डिंग, वो रिपल्जन ज़्यादा होने लग जाती है और जो साइज छोटा होने की वजह से तो फिर डेंसिटी जो होती है वो फिर दोबारा से डिक्रीज करने लग जाती है। तो ये दो ट्रेंड्स बने हैं, एक टॉप टू बॉटम का ट्रेंड यहाँ से इंपॉर्टेंट है और एक लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड है वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, सबसे पहली प्रॉपर्टी हाईली रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। सोडियम एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं। पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लो डेंसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रिएक्टिविटी, मोनोवैलेंट होते हैं। वाटर और हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स जो है हाइड्रोक्साइड जनरेट करते हैं। विच इज मोर सॉफ्ट, सोडियम और पोटाशियम? पोटाशियम जो है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, बल्कि जिसकी जिसकी डेंसिटी जो है, इसको हम पहले कंपेयर करेंगे डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर सोडियम और पोटाशियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, पोटाशियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये हार्ड मेटल्स में से आएगा, तो सोडियम जो होता है वो आसानी से आप कट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट इन ग्रुप वन। तो अगर आप फर्स्ट वाले की बात करते हैं, मेटल इन ग्रुप वन आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, तो आपने करना क्या है कि प्रिडिक्शन करनी है प्रॉपर्टीज को अदर एलिमेंट इन ग्रुप वन ए। अच्छा, तो पहले तो ये प्रॉपर्टी है कि सारे सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाते हुए डिक्रीज कर जाता है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम जाते जाएं तो मोर रिएक्टिव होंगे, आप वो बेसिस के एसिड्स के साथ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं, वाटर के साथ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं। तो मेन चीज यही है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट, या ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है कि आपको बस एटॉमिक नंबर दिया जाए और आप उससे ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने हैं। जैसे यहाँ पर अगेन वही चीज दोबारा से आ गई है। एटॉमिक नंबर 19 आपको दिया गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1।
तो इस वाले में लास्ट शेल आ रहा है हमारे पास फोर्थ शेल, तो इसका पीरियड नंबर है 4, इसका ग्रुप नंबर है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1a होगा या 1 होगा। ब्लॉक की बात करें तो लास्ट शेल के जो सब शेल है वो एस सब शेल है, तो ब्लॉक इसका एस सब शेल होगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपने इनको एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक होते हैं, उन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एस और पी की ट्रांजिशन में होती है, इस वजह से इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी आप वैल्यूएबल मेटल्स की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इसी तरह कॉपर, जिंक, ये सब जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में, और बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, बहुत हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी वेरिएबल मिल जाती है। ये सारे पॉइंट्स बहुत सारे कलर, कैसे कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं ब्लू कलर का कंपाउंड्स जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद आप कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड B2O5 कैटलिस्ट यूज होता है, ट्रांजिशन मेटल है, आयरन ट्रांजिशन मेटल है, हैबर प्रोसेस के अंदर आप यूज करते हैं। तो इस तरह के जितने भी ये ट्रांजिशन मेटल है कम्प्लेक्सेस को ऐसे यूज किए जाते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट वाला पॉइंट आपको अलग से भी शॉर्ट में आ सकता है, तो आपने ये पॉइंट स्किप नहीं करना, साथ साथ ही याद करना है ये चीजें, और ये लॉन्ग के लिए भी आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना है। तो इनके पास हाई डेंसिटी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहाँ पर देख लें आप, मेल्टिंग पॉइंट होता है प्लैटिनम का 3422 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का, प्लैटिनम का जो है वो 1768 है। यहाँ पर आयरन की डेंसिटी 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद टंगस्टन की 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसी तरह कलर्ड कम्प्लेक्सेस की मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दी। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सिर्फ मैग्नीज की करें तो +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है, +6, +7, 0, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ मैग्नीज की एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की मैंने एग्जांपल दी कि उसको आप हैबर प्रोसेस में यूज करते हैं, प्लैटिनम, और प्लैटिनम कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज होता है, गाड़ियों से निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेस हैं उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में चेंज करता है। निकल जो है वो कैटलिस्ट यूज किया जाता है मार्गरीन की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्लैटिनम जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, B2O5 जो है वो भी यूज किया जाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की फॉर्म में, B2O5 वो भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशंस ही याद करनी है। लेंथेनाइड्स होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं। जो बॉटम में आपको 2 रोज नजर आ रही होती हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल की शेप इस तरह की ड्रॉ करते हैं, तो जो बॉटम में फर्स्ट वाली रो होती है वो लेंथेनाइड्स होती है, और सेकंड वाली रो होती है एक्टिनाइड। जो लेंथेनाइड्स है रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, 14 टोटल है, एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक होता है। एक्टिनाइड्स उससे नीचे वाली है, उसमें 14 एलिमेंट्स है, और 89 से 103 तक आते हैं। नेक्स्ट इज हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या है? एलिमेंट्स इन द ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजेंस। पहला पॉइंट ये आ गया, ठीक है, या 17 या उसे 7A कहते हैं। अब जो हेलोजेंस है उनका नाम कहाँ से निकला? हेलो का मतलब होता है साल्ट, और जेन का मतलब होता है फॉर्मर, तो इससे हम साल्ट फॉर्मर्स या साल्ट जनरेटर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें आता क्या क्या? इसमें फ्लोरीन आती है, क्लोरीन आती है, ब्रोमीन आती है, और आयोडीन आ जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपीयरेंस ऑफ हेलोजेंस। अपीयरेंस ऑफ हेलोजेंस में क्या क्या चीजें आएंगी कि जो फ्लोरीन है वो होती है हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर, क्लोरीन की तरफ जाए तो वो भी ग्रीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर ये चीजें रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर देखी जाए तो पेल येलो कलर की गैस, पेल येलो ग्रीन कलर की क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन लिक्विड है, आयोडीन जो है वो ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। ये प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है। आयोडीन जो है इजली टर्न्स इनटू डार्क पर्पल वेपर्स ऑन वार्मिंग, जब उसे हीट करते हैं तो ये फिजिकल अपीयरेंस अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। सेम इस तरह हेलोजेंस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक हो गया हमारे पास उसकी अपीयरेंस पर शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो NS2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। यहाँ पर इसकी आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रिपेयर करनी है।
फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये ns2np6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा मोनोवैलेंट एनाइन या यूनिवैलेंट नेगेटिव आयन या यूनिवैलेंट एनाइंस जो है वो जनरेट होता है F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ हेलोजेंस। अभी हमने ये ऑब्जर्व किया कि टॉप टू बॉटम जाते हुए फ्लोरीन गैस था, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और लास्ट में आयोडीन सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो टॉप टू बॉटम जाते हुए आपको डेंसिटी इंक्रीज होती हुई नजर आती है। अब वो इंक्रीज होती है कैसे नजर आती है? वो डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब टॉप टू बॉटम जाए तो मास तो इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। वॉल्यूम भी इंक्रीज करता तो है, साइज तो इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन साइज और वॉल्यूम और मास का जो रेशो है वो ओवरऑल इंक्रीज ही करता है, जिसकी वजह से सॉलिड में आयोडीन आपको मिल जाती है, ब्रोमीन लिक्विड में है और क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होती है? गैसियस फॉर्म के अंदर होती है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब हैलोजेंस जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और आयोडीन की रिएक्टिविटी इनमें से सबसे कम होती है। अब ये रिएक्ट क्यों करते हैं? ये रिएक्ट इस वजह से करते हैं कि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करें। जैसे F2 है वो F नेगेटिव की फॉर्म में आना चाहता है, वो हैलाइड्स बनाना चाहता है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो क्लोराइड बनाएगा, ब्रोमीन ब्रोमाइड बनाएगा, आयोडीन आयोडाइड बनाएगा। तो जो ये 3 रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने प्रिपेयर करनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनता है, व्हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 is highest and that of I2 is lowest। F2 की हाईएस्ट वैल्यू की होती है और I2 की वैल्यू लोएस्ट की होती है। तो उसकी रीजन आपने यहाँ पर बतानी है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह की, वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उससे कम है क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और फिर सबसे कम हमें मिलता है आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्लोरीन ब्रोमीन को और आयोडीन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसलिए जब फ्लोरीन किसी मेटल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसे रिप्लेस कर देता है दूसरे हेलोजन को, फ्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है, फ्लोरीन आयोडीन को भी रिप्लेस कर देता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इसमें दो रिप्लेसमेंट हो रही होती हैं, फ्लोरीन क्लोरीन को और क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटीज। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब H और X, ये जो HX है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो HF की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग की होता है कि H और F की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालें, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड बनता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की जो है 4, और हाइड्रोजन की तो फिक्स है सबके अंदर, वो तो 2.2 होगी। अब फ्लोरीन की वैल्यू इनमें से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपने ये बताना है कि इसका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम हाइड्रोजन फ्लोराइड टू हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हर एक टॉपिक जो है ना वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हर टॉपिक को आपने टच करना है, हर टॉपिक में से शॉर्ट करना है। और अगर लॉन्ग भी आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के ही एक लॉन्ग बन जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 8A और 17, ग्रुप 17। अच्छा, प्रिडिक्शन आपने करनी है 8A की और 7A की और या फिर ग्रुप 17 की कि उनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है। जो 7A वाले होते हैं उन्हें आप हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। होते क्या है, लेफ्ट राइट साइड पर आ रहे हैं तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ये डाइवेलेंट की फॉर्म में मोस्टली जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन F2 Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करें तो मेटल हैलाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, एसिडिक भी होते हैं ये, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है
टॉप टू बॉटम जो है वो भी इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम जो है डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, कलर जो है वो भी डार्क होता जाता है टॉप टू बॉटम। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो अभी तक आपने डिस्कस की है वो सारी आप इस टॉपिक के अंदर समराइज कर देंगे, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा ग्रुप नंबर 7। अब बताना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर। यहाँ पर क्लोरीन ने फ्लोरीन को रिप्लेस करना है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। फ्लोरीन क्लोरीन को कर सकता है लेकिन क्लोरीन फ्लोरीन को नहीं कर सकता। ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है आयोडीन से तो ये वाला रिएक्शन हो सकता है। आयोडीन की सबसे कम होती है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है लेकिन क्लोरीन जो है ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता। यहाँ पर क्लोरीन ने आयोडीन को करना है तो ये वाला भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। तो इसकी जब आप रीजन लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज किसकी वजह से, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ आयोडीन। तो इसी तरह आप जब फ्लोरीन की बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन। नोबल गैसेस जो होता है हमारा ग्रुप नंबर 18 है या ग्रुप नंबर 8A उसे हम कहते हैं, इनर्ट गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करती। ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 18 जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमारा नोबल गैस है। रिएक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वैलेंस शेल इनका ऑलरेडी कंप्लीट है, NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर एग्जिस्ट करती हुई हमें मिलती है। प्रॉपर्टीज इनकी यूनिक है, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं और वेरी लो रिएक्टिविटी है ड्यू टू कंप्लीट और इनर्ट वैलेंस ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से अगर ये इनर्ट है तो ये डायटोमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करती, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। एग्जांपल्स की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिजॉन। तो ऑर्गेनिजॉन जो है और वो ये वाले जो है मोस्टली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो हम इस वजह से सिर्फ ये मोस्टली शुरू वाले जो 4 एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन भी आप ऐड कर ले, यहाँ तक हम मोस्टली यूज करते हैं। फिर उसके बाद अगर ये रिएक्ट नहीं करते तो नोबल गैसेस को हम बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं। आप इसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के अंदर आप यूज करते हैं, आप इसे वेल्डिंग करते हुए यूज करते हैं, आप इसे लाइटनिंग में यूज करते हैं, नियॉन साइंस जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशंस इसकी काफी ज्यादा है। ठीक है, ये आपके बहुत सी एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये एप्लीकेशंस का टॉपिक आपने इधर से प्रिपेयर करना है। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मेंशन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहली है थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स जो होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, वो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप मेटल के एक एंड को हीट करते हैं तो वो कुछ देर तक वो हीट दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाती है, कंडक्ट होकर चले जाती है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं अगर आप उनको एक एंड से हीट करते हैं उनका दूसरा एंड हीट अप नहीं होता क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में कंडक्ट की जा सकती है, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। दो हो गए। अडॉप्टेबिलिटी की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनको आप अपनी मर्जी की शेप में चेंज कर सकते हैं। आप उससे वो मेलेबल होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, उनको हैमर्ड करके उनको कूल करके उनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं और वो ब्रेक भी इजिली नहीं करते। तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से वो एडॉप्टेबिलिटी उनके अंदर आती है। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो डक्टाइल होते हैं ना वो जो डक्टाइल और मेरिबल तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं। जैसे प्लास्टिक है तो उसको आप फोर्स लगाएं तो वो ब्रेक को तो कर जाता है लेकिन उसको मेलेबल और डक्टाइल नहीं होते, उसको आप वायर्स नहीं बना सकते उसकी, ठीक है, उसकी आप शीट्स नहीं बना सकते। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे टंगस्टन की हम देख रहे थे तो 3400 के अराउंड है, लेकिन हम प्लास्टिक वगैरह का करें तो जैसे ही आप उसे हीट करते हैं तो वो फौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये था हमारा इस चैप्टर, और इस चैप्टर में काफी लेंथी टॉपिक्स हैं हमारे पास, लेकिन इंशाल्लाह हम इसे कवर कर लेंगे। मैं आपको
जनरली सा मार्क करवा देता हूँ कि हमने क्या-क्या चीज़ें इसमें से प्रिपेयर करनी है। जैसे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है शॉर्ट में, जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना उसमें से आपने रेडी करनी है शॉर्ट डेफिनेशन, जैसे ग्रुप की, पीरियड की, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, ग्रुप 1 ए, ग्रुप 2 ए, ग्रुप 7 ए, ग्रुप 8 ए, ये वाली डेफिनेशन जितनी भी हैं आपने यहाँ से यहाँ तक आपने शॉर्ट करना है। एग्जाम्पल 4.1 की बात करें, इसी तरह एग्जाम्पल 4.2, सेल्फ असेसमेंट 4.2, जिसके अंदर ग्रुप पीरियड ब्लॉक वाले क्वेश्चन हैं वो लाजमी करने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पेपर्स में वो आता है। फिर उसके बाद एस और पी ब्लॉक आपको की डेफिनेशन, डी और एफ ब्लॉक की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन का पार्ट तो आपने कोई भी स्किप नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, वैलेंट, ट्राइवैलेंट कैटाइन भी, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एनाइंस भी, ये सब भी आपने इंक्लूड करने हैं। इसमें भी शॉर्ट शॉर्ट सी प्रिपरेशन करनी है। शील्डिंग इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एटॉमिक साइज आपका लॉन्ग है। आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट दोनों, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक भी लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों है। बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये चैप्टर आपने किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आपने शॉर्ट में करना, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एक की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसके बाद अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पर आए तो मेटालिक कैरेक्टर वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब डेंसिटी का टॉपिक करें तो डेंसिटी का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट इस केस में आपको नजर आ सकता है। जैसे मेटालिक कैरेक्टर किया तो उसके बाद ये डेंसिटी का टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे जाएँ तो ट्रांजिशन मेटल वाला टॉपिक लॉन्ग में आपने प्रिपेयर करना है। जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की आप डेफिनेशंस जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद फिर ग्रुप हैलोजेंस वाला जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये रिएक्टिविटी वाला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। फिर उसके बाद ये थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट जो यहाँ पर एंड में थी, सेल्फ असेसमेंट 4.9, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने प्रिपेयर करनी है। नोबल गैसेस की जनरल इंट्रोडक्शन और उसकी एप्लीकेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन था कंपैरिजन का। तो इस चैप्टर में बहुत सारे लॉन्ग है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से गेस्ट पेपर आप कहें तो मोस्ट ऑफ द पेपर एक लॉन्ग लाजमी हो सकता है और शॉर्ट भी दो, एक शॉर्ट तो लाजमी इस चैप्टर में से होंगे। मीन्स अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 6 और 7 तकरीबन 14 मार्क्स का पेपर आपका इसमें से बन सकता है अगर आपका ये चैप्टर स्ट्रांग है। तो पेपर मैं अगेन बताता यही हूँ स्टूडेंट्स को कि पास करना मुश्किल नहीं होता, पास इजीली किया जा सकता है। थोड़ी सी प्लानिंग के तो अकॉर्डिंगली स्टडी की जाए तो तकरीबन हर स्टूडेंट ही पास कर सकता है। ये एग्जाम्स इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन बस उसके लिए आपको स्पेसिफिक चैप्टर्स उठाने पड़ते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाने पड़ते हैं जिससे रेलिवेंट आपको पेपर में पूछा जा सकता है। सो उनमें से एक चैप्टर ये वाला चैप्टर है जो लेंथी तो है, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और इसमें से बहुत सारा मटेरियल आ सकता है, एमसीक्यूज की भी कह सकते हैं, वो भी इंक्लूड होंगे, तो 14 टू 15 मार्क्स तो आपके इंशाल्लाह इस चैप्टर में से आ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक्स एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ये कल तक हमारी जो सीरीज है केमिस्ट्री की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी टच करना शुरू करेंगे। तो दिसंबर में हमारी प्रॉपर आपको लाइव क्लासेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे जिसमें हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। साथ कुछ आपको बोर्ड से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये जो सीरीज़ है, जो टेस्ट सीरीज़ और रिवीजन टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, रिवीजन सेशन। सो आपने लाजमी ये हर एक वीडियोस को प्रॉपरली गो थ्रू करना है, सो डैट कि आप बीच में जो इंटरनल क्वेश्चन एमसीक्यूज हम बता देते हैं वो आप साथ साथ अपने नोट करते जाएं। सो बेस्ट विशेस है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।